गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स में आज जो है हम हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे उसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो आपके इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने में यूजफुल होते हैं। ओके, जस्ट फॉर अ रिवाइज आवर सेशन हमने क्या किया था अभी तक वो हम रिवाइज करते हैं। हमने क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है और उसकी डिग्री कौन कौन सी थी। वी हैव डिस्कस्ड 5 डिग्रीज, हाईली इलास्टिक और इन्फिनिटी वाला किया था, यूनिटरी इलास्टिक किया था, हाईली इलास्टिक किया था। ओके, हमने ये सारी डिस्कस की थी अभी तक। आज जो है हम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी पे चलेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड होता है सबसे पहला मेथड, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। माइनस आपको पता है हम हमेशा लगाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, क्योंकि हम ये चेक करते हैं कि डिमांड कितनी चेंज हुई है प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होने से। इलास्टिसिटी में यही करते हैं। तो होता क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय proportionate change in price multiplied by 100. Okay, that is our formula to calculate the price elasticity by proportionate method. Proportionate method से हम किस तरीके से निकालते हैं। अब proportionate change in quality कैसे निकलता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूला proportionate change in quality कैसे निकलता है, जब आप कि आपकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है, ठीक है, आपकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसमें से आपका जो चेंज हुआ है वो जब आप निकालते हैं तो आपका क्या निकलता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वालिटी। ओके, यहां से क्या निकलता है आपका प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वालिटी और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, इस तरीके से आपका ये निकलता है। अब अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, ये इसको हम ट्रिंगल क्यू से डिनोट करते हैं और इसको हम ट्रिंगल टी से डिनोट करते हैं। और आगे जाके कैसे कैलकुलेट होगा, ओके, दैट इज योर फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला आपका ये रहता है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वालिटी हमने कैसे निकाला, हमारी ओरिजिनल क्वालिटी में से क्या चेंज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वालिटी, इसके बाद हमारे ओरिजिनल प्राइस में कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। ये आपके प्रोपोर्शनेट चेंज निकलते हैं। आगे बस उसको हमने फॉर्मूला में रख करके और फर्दर कैलकुलेट किया है कि हाँ इस तरीके से ये होगा, इस तरीके से ये काम करेगा आपका। ओके, नहीं एग्जैक्टली ठीक है ये। तो ये आपका फर्स्ट मेथड रहता है कि आप परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अपनी प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के क्लियर करते हैं इसको। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये होगा। सपोज पहले जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, उसकी प्राइस पहले 100 रुपीज थी, तो क्वांटिटी डिमांड थी आपकी
वो निकाला है अभी कि क्या क्या होगा, ठीक है। सिर्फ अभी तक वो वैल्यूज पुट की है, अब आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सोल्व करना है। 750 माइनस 250 कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय 250, और ये कितना होगा 50 डिवाइडेड बाय 100। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, 500 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 50, 10, 5 into 2 से 2, your answer is 4, ठीक है। चेंज कितना हुआ, 4 यूनिट का आपके चेंज हुआ है। जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज है वो कितनी निकली है, 4 यूनिट, ओके। तो ये आपके परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसको। बहुत ही इजी सा मेथड है, इजीली आपको समझ आ जाता है कि करना क्या है ना। बहुत इजी सा था, हमें सारी चीजें दी हुई थी, हमने जस्ट कैलकुलेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। देखिए इसको एक बार अच्छे से। हमारी सेकंड डिस्कस करते हैं, सेकंड मेथड होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, ओके। सेकंड मेथड डिस्कस करते चलते हैं, वो हमारा वो है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड, देखिए इस मेथड में क्या होता है, क्या होता है इकोनॉमिस्ट, या ये मेथड क्या करता है आपका डिमांड कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करता है कि क्या रहेगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। मान लीजिए आपका डिमांड कर्व है AB, ओके। दोबारा बताते हैं ज्योमेट्रिक मेथड क्या करता है, आपका ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है डिमांड कर्व की हेल्प से। इसमें एक मिड पॉइंट होता है P, यहाँ पे आप इसको मान लीजिए M N X Y, ओके। ये सब यहाँ रहते हैं, बीच में इसके एक मिड पॉइंट लिया जाता है P, जो क्या करता है डिमांड कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, PA और PB में। अब अगर ये यहाँ पे दोनों पार्ट को इक्वल डिवाइड कर रहा है, मींस यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, इक्वल टू 1 रहेगी, ओके। और इसमें हम ज्योमेट्रिकल मेथड में निकालते हैं कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, ओके। मतलब PB PA, इस तरीके से आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी सा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। इसमें देखिए अब P यहाँ पे जो है 1 है, इक्वल टू 1 है, तो इससे ऊपर क्या रहेगा, इससे ऊपर क्या रहेगा, देखिए, ठीक है। PA और PB सिर्फ दो वेरिएशन के चलते हैं, M और N, ओके। मैंने बोला कि जो P पॉइंट है, B द मिड पॉइंट, डिमांड कर्व AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या रहेगी, इक्वल टू 1 रहेगी। अब इसके ऊपर क्या रहेगा, या तो ग्रेटर देन 1 या फिर इंफिनिटी के बराबर। इसके नीचे क्या रहेगा, लेस देन 1 या फिर 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपका क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड से क्या करते हैं आप लोग, जियोमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ज्योमेट्रिकली वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की हेल्प से आप इसको यहाँ पे मेजर करते हैं। एक बार ज्योमेट्रिक मेथड को दोबारा रिवाइज करते हैं, क्या होता है ज्योमेट्रिक मेथड, या क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, कि डिमांड कर्व के थ्रू हम उसे स्टडी करेंगे। एक पॉइंट होगा जो क्या करेगा, डिमांड कर्व को दो आपस इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और उसके थ्रू हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से मेजर करेंगे, लोअर पार्ट और अपर पार्ट, ठीक है।
एक्सपेंडिचर मेथड, कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है। अब देखिए हमारा थर्ड मेथड, लास्ट मेथड रहता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, एम अगेन रिमाइंडिंग, आपकी बुक में जो ये ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर यहाँ पे 8=1 लिखा हुआ है, करेक्ट है कि 8=0 होगा, वहां पे 8=1 नहीं होगा। थर्ड मेथड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, आपके जो न्यू प्राइस है और न्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उनको कैलकुलेट किया जाता है किसके कॉन्टेक्स्ट में, ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल एक्सपेंस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, उनको इससे कंपेयर किया जाता है। जितना भी आपका न्यू प्राइस है उसको आप ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर करेंगे, जो आपका न्यू एक्सपेंडिचर है उसको आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ओरिजिनल उससे कंपेयर करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे मेजर करते हैं। ये सबसे इजीएस्ट मेथड रहता है टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको डायरेक्टली न्यू को ओरिजिनल से कंपेयर करना है। ओके, यहाँ पे हमारे तीनों मेथड फिनिश हो रहे हैं कि हमने कौन कौन से 3 मेथड किए हैं। अब हम करने जा रहे हैं आगे कि मार्शल ने जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कितने टाइप में डिवाइड किया है। डन। देखिए मार्शल ने जो है 3 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताई है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू मार्शल कर रहे हैं हम। मार्शल के अकॉर्डिंग 3 बताई है उन्होंने। हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। ओके, 3 बताए हैं इन्होंने। अब देखिए तीनों को डिस्कस करते हैं। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर स्मॉल डिक्रीज होगा प्राइस तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और वाइस वर्सा, ठीक है, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी कम हुआ ना तो आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर आपका प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा तो आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, पहले उसका प्राइस 90 था और क्वांटिटी उसकी मांगी जाती थी 400, तो इस केस में एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 36,000। अब प्राइस डिक्रीज हो गया, 80 हो गया, और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से क्या है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया। ओके, तो हाईली इलास्टिक क्या कहता है कि अगर स्मॉल डिक्रीज हुआ प्राइस में तो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यूनिटरी इलास्टिक पे कि यूनिटरी इलास्टिक क्या कहता है। इसमें क्या है, हमेशा बन रहेगी, मतलब कुछ भी चेंज हो प्राइस में क्वांटिटी पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए वाटर बॉटल है, वो 10 रुपीज की आती थी पहले और डिमांड थी हमारी 400 की, तो 4000 हो गया। ओके, अब उसका प्राइस जो है थोड़ा सा कम हो गया, 8 हो गया, और क्वांटिटी क्या है आपकी, इंक्रीज हो गई, 500 हो गई। अभी भी क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका सेम है। तो यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हर केस में सेम रहता है, हर केस में वो क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा। ओके, एक तो हमने किया है हाईली इलास्टिक, एक किया है यूनिटरी इलास्टिक, और अब करने जा रहे हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक और इलास्टिक में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहेगा। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस रहता है हाईली इलास्टिक और इनइलास्टिक में। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर प्राइस कम हुआ तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए, बट यहाँ क्या होगा, स्मॉल डिक्रीज इन प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट देखिए नेचर ऑफ कमोडिटी। जो नेचर ऑफ कमोडिटी है वो आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। तीन तरीके की कैटेगरी होती है कमोडिटीज की। एक तो होती है नेसेसिटी कमोडिटी जो है आपकी, फिर आती है कंफर्ट की कि कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में कौन कौन सी है, फिर होती है लग्जरियस। अब देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं। जो नेसेसरी आइटम्स हैं, ठीक है, जो नेसेसरी आइटम्स हैं चाहे उनका प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो, कंज्यूमर अपनी डिमांड पे कोई भी इफेक्ट वहां नहीं डालेगा, कुछ भी इफेक्ट कंज्यूमर की डिमांड पे वहां नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा लेस देन 1 ही रहेगी। ओके, कंफर्ट कौन से हैं जिनमें चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ठीक है, हमारे जो एक्सपेंस है ना वो सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 के बराबर रहेगा। यहाँ पे क्या है, चाहे कितना ही इंक्रीज हो हमारे जो नेसेसरी आइटम्स है उनकी डिमांड हम नहीं करेंगे। यहाँ पे प्राइस के साथ डिमांड एज इट इज रहती है। और लग्जरियस में क्या है, ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी ना डिमांड वैसे वैसे इंक्रीज होगी। जैसे एसी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, डायमंड हो गए, ब्रांडेड क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, जो हमारे लग्जरियस हमारे स्टेटस को शो करते हैं। दैट मींस जो नेचर ऑफ कमोडिटी है वो प्राइस इलास्टिसिटी से इफेक्ट होता है और ये करता भी है, क्योंकि जो नेसेसरी गुड्स हैं उनकी डिमांड चेंज नहीं होगी, कस्टमर उन्हें यूज करना बंद नहीं करेगा। कंफर्ट क्या है, वो हमेशा प्राइस के पैरेलल चलेंगे। और लग्जरियस क्या है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है वो भी क्या है इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस किया है वो है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि कमोडिटी का नेचर कैसा रहता है। ओके, देखिए एक बार इसको अच्छे से। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड आपको पता है कि जो एक गुड है दूसरे गुड्स को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। ये हमने डेफिनेशंस की हुई है सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं, कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, ये सब हमने किया हुआ है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए इसमें क्या रहता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में,
डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन से रहते हैं। देखिए नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट शेयर